आइए बच्चों फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, विच इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में बेटा प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ऑब्जर्वर को वो अलग दिखाई देती है व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। क्या ये बात समझ में आ गई है? बेटा होता क्या है, जब एक व्हीकल जैसे मान लो हम रोड साइड पे खड़े हैं तो बेटा जब वो पास करता है अगर हॉर्न बजाता हुआ तो बेटा फिर किस तरीके से आवाज आती है? ई जब पास में आता है, और जब निकलता है जैसे यो थोड़ी सी कम हो जाती है। होता पता है क्या है बेटा, जब वो हमारी तरफ आ रहा होता है तो वेवलेंथ कुछ कम हो जाती है जिसके कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आप समझिए कि यहां पे अगर एक सोर्स है, अगर मैं इसी चीज को अगर वेव फ्रंट से एक्सप्लेन करना चाहूं, देखो जैसे वैसे तो आप समझ सकते हैं कि अगर सोर्स अगर पास आ रहा है, हेलो वंशिका, सोर्स अगर पास आ रहा है तो वेवलेंथ कुछ कम हो जाएगी, है ना, और वेवलेंथ कम हो गई। अब ऑब्जर्वर ने तो वी लेंथ की वेव्स ऑब्जर्व करनी, एक सेकंड में जो वी दूरी पे हो रहा है वो उसके कान पे होने लग जाएगा, है ना। अब अगर सोचो पहले यहां पे सारी की सारी विदिशा जैसी बैठी थी तो, है ना, 4 आ रही थी, है ना, अगर इसको हटा दिया हमने अगर दीप्ति जैसी बिठा दी तो पक्की बात है कि 8 साढ़े 8 आने लग जाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वैसे तो मेरे को 15-20 बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा चलो इज्जत कर लेते हैं विदिशा की। तो बेटा कहने का मतलब ये है, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, कि एक्चुअली में मतलब जो अगर वेवलेंथ कम हो गई तो उसी लेंथ में नंबर ऑफ पल्सेस ज्यादा आ जाएंगी और हमको फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। क्या दो आ गया, है ना। अगर इसी चीज को बेटा वेव फ्रंट से समझाना हो तो बस आप ऐसा समझिए कि ये अगर हॉर्न बजाता हुआ एक व्हीकल है, यहां पर उसने हॉर्न बजाया था। अब मान लो कि लगभग 1 सेकंड में वो वी डिस्टेंस पे पहुंच जाएगी, वो वाली आवाज तो कहां पहुंच जाएगी? वी डिस्टेंस पे, और ये सेंटर है, ये वेव फ्रंट यहां पे पहुंच चुका है। लेकिन उस टाइम तक ये तो कुछ यहां पे आ गया, हाँ ना, बोले यार। और बीच में कहीं पे जब आधे डिस्टेंस पे हो तो v/2, यहां पर जब वो आधे डिस्टेंस पे होगा v/2 जब उसने ट्रेवल किया होगा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, यहां से भी उसने मतलब बेसिकली साउंड एमिट करी होगी और जो v/2 दूरी पे पहुंच चुकी होगी यहां से, हाँ ना बोले। तो यहां पर जो बेटा बेसिकली यहां पर अगर आप इधर देखें तो वेव फ्रंट्स के बीच की दूरी कम है और यहां पे जो वेव फ्रंट्स के बीच की दूरी है वो ज्यादा हो जाएगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? बेटा जो यहां से उसने एमिट किया होगा, जो v/2 रेडियस का स्फीयर बनेगा, यहां से हर तरफ v/2 डिस्टेंस पे आवाज पहुंच जाएगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? तो इधर जो वेव फ्रंट्स हैं वो करीब करीब हो जाएंगे, दैट इज जो वेव पल्सेस हैं वो वहां पे पास हैं, है ना। तो यहां जो अगर होगा तो वो उसको जल्दी जल्दी मिलते चले जाएंगे। मैंने थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं बनाया है, नहीं तो हल्का सा इस तरीके का होना चाहिए कि ये सेंटर था पहले वाले का और इसने मान लो वीओ ट्रेवल करना, सपोज कर लो वीओ इतना है और ये है v/2। आधे सेकंड पे जब वो आएगा, यहां से उसने पहले एक साउंड वेव जो एमिट करी है, जो आवाज निकली, वो v डिस्टेंस पे पहुंच जाएगी। ये एक वेव फ्रंट है, जहां पर वेव फ्रंट याद आ गया ना, वही चीज जहां पर बिल्कुल सेम डिस्टर्बेंस होता है, मतलब वो आवाज कहां पे पहुंच जाएगी, सेम टाइप की आवाज कहां कहां पे होगी, सेम फेज में पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, है ना। अब यहां पर से जब एमिट करेगा तो v/2 रेडियस का, लगभग v/2 कितना हो जाएगा? इतना। तो इतने रेडियस का अब यहां से स्फीयर बनाना है, यहां पे पास हो जाएंगे और यहां पे दूर दूर हो जाएंगे। जो आगे आएगा उसको वेव फ्रंट्स पास मिलेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, है ना। और जो इधर आएगा उसको वेव फ्रंट्स कम मिलेंगे, मतलब दूरी पे मिलेंगे, दैट इज जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी प्यारे बच्चों वो कम सुनाई देगी, है ना। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि होता क्या है, जब अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, मान लो सोर्स पास में आ रहा है, अगर सोर्स रुका होता तो वी लेंथ में एफ वेव्स आती, तो वी लेंथ में अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो v-vs में एफ वेव्स आ जाएंगी। अब कितनी लेंथ में एफ वेव्स आएंगी? v-vs में। आइए फटाफट से बस एक ही डिराइव करेंगे और बाकी फिर आपको बता देंगे फॉर्मूले कैसे डेवलप होते हैं। बेटा ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, सोर्स जो है पास आ रहा है vs से, है ना, ऑब्जर्वर भी पास आ रहा है उसके vo से। अब बेटा होगा क्या, सोर्स अगर vs से करीब आ रहा है ना, ऑब्जर्वर vo से करीब आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगी, ये बात करनी है। बेटा सोर्स अगर रेस्ट पे होता तो v लेंथ में एफ वेव्स आती, v है वेलोसिटी ऑफ साउंड।
अब अगर सोर्स अगर वी एस से करीब आ रहा है तो वी माइनस वी एस में एफ वेव्स आएंगी, तो वी माइनस वी एस में एफ वेव्स आएंगी, तो वन लेंथ में कितनी आ जाएंगी, एफ अपॉन वी माइनस वी एस। कलेक्ट उसने कितनी लेंथ की करनी है, वी प्लस वी ओ। अरे हाँ ना बोले यार, तो वी यहां से v डिस्टेंस वेव ट्रेवल करेगी, ये vo खुद ट्रेवल करके यहां पहुंच जाएगा, ये वाली पल्स इसको यहां पे मिल जाएगी, तो इसको v प्लस vo लेंथ की पल्सेस रिसीव होंगी। वन लेंथ में इतनी है तो v प्लस vo में कितनी होंगी, f अपॉन v माइनस वी एस इंटू वी प्लस vo, और यही हो गया f डैश। हाँ ना बोलो बेटा, वन लेंथ में इतनी वेव पल्सेस है तो v प्लस vo में कितनी होंगी बेटा, v प्लस vo में बेटा वो v प्लस vo की रिसीव करने लग जाएगा। अगर कोई पूछे ऑब्जर्वर के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो हम क्या कहेंगे, यस। रीजन क्या होता है, क्योंकि वो ज्यादा लेंथ की वेव्स कलेक्ट करता है। रीजन क्या होता है, ज्यादा लेंथ की वेव्स कलेक्ट करता है। सोर्स के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि वेवलेंथ आगे या नहीं आगे, पक्का समझ में आ गया। तो बच्चों मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई वेवलेंथ पूछेगा तो मैं यही कहूंगा v माइनस वी एस में f पल्सेस हैं, दैट इज f पल्सेस हैं v माइनस वी एस में, तो वन पल्स कितनी लेंथ में होगी, v माइनस वी एस बाई एफ, ये हो जाएगी अब जो वेवलेंथ हो जाएगी। क्या दो आ गया समझ में, कोई दिक्कत। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं बस केस, जिसको मैं डिराइव दोबारा से कर देता हूं। बेटा सोर्स है यहां पे दूर जा रहा है vs से, ऑब्जर्वर है दूर जा रहा है vo से। अब बेटा पता क्या होगा, इस टाइम ये कितनी लेंथ की वेव्स कैप्चर करेगा, जो यहां जैसे मान लो यहां था ऑब्जर्वर, और एक सेकंड बाद यहां पे आ जाएगा। और अगर वेव वेलोसिटी जो है मान लो v है, तो वेव तो v ट्रेवल करके जो यहां पे था वो यहां पे पहुंच जाएगी। जो ये वाली पल्स थी इसको कहां पे मिलेगी, यहां पे आके मिलेगी। अरे हाँ ना बोले हो यार, अरे हाँ ना बोले। जो ये वाली पल्स थी एक सेकंड बाद उसको यहां पे मिलेगी। अब जो बेटा आगे पल्सेस है ना वो रिसीव नहीं करेगा, वो खाली पीछे वाली रिसीव करेगा, क्योंकि वेव तो तेज चल रही है ऑब्जर्वर से। तो उसको ये वाली पल्स कहीं यहां पे मिल जाएगी, ये वाली कहीं यहां पे मिल जाएगी, और ये वाली यहां पे मिल जाएगी। उसको v माइनस vo की वेव पल्सेस रिसीव होंगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? एक सेकंड में वो कितनी लेंथ की वेव पल्सेस रिसीव करेगा, v माइनस vo। अगर खड़ा होता है ना तो वेव वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड, तो v लेंथ में जो वेव होती वो उसके कान तक पहुंच जाती। जो v दूरी पे हो रहा होता वो एक सेकंड बाद यहां पे आ जाता, उसको रिसीव हो जाता। क्या दो आया, हाँ ना बोलेंगे यार। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अब इस कंडीशन में वो v माइनस vo की एक सेकंड में रिसीव करेगा। अब v प्लस वी एस में f वेव्स हैं इस कंडीशन में, हाँ ना बोलेंगे बेटा। अगर वो रेस्ट पे तो v लेंथ में f वेव्स होती, लेकिन अब वेवलेंथ बढ़ जाएगी, अब v प्लस वी एस में f वेव्स आ जाएंगे। क्या आप ये बात समझ रहे हो? वेव v उधर चली जाएगी जो यहां से एमिट हुई, और वो यहां पे आ गया एक सेकंड बाद, और यहां पर भी वेव पल्सेज होंगी जो वो एमिट करता हुआ गया, हाँ ना बोले। तो v प्लस वी एस लेंथ में f वेव पल्सेज आ जाएंगी। अगर v प्लस वी एस लेंथ में f वेव पल्सेज आ जाएंगी तो वन लेंथ में कितनी हो जाएंगी, f अपॉन v प्लस वी एस, हाँ ना बोलो। और उसने कैप्चर कितनी लेंथ की कर रही है, v माइनस वी ओ लेंथ की, तो उसमें कितनी होंगी, f v माइनस वी ओ अपॉन v प्लस वी एस। ये हो जाएगी अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी। क्या दो आ गया समझ में, कोई दिक्कत, हाँ ना बोले। अच्छा इस टाइम वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, f वेव पल्सेस हो जाएंगी v प्लस वी एस लेंथ में, तो वन वेव पल्स कितनी लेंथ में आएगी, v प्लस वी एस बाई एफ। क्या दो आ गया समझ में, कोई दिक्कत। अब बेटा सारे फॉर्मूलेस क्या क्या बन जाएंगे, आइए फटाफट से देख लेते हैं। ये ऑब्जर्वर है। अच्छा अगर मान लो सपोज करो विंड भी ब्लो कर रही हो, विंड भी ब्लो कर रही हो, तो बेटा अगर विंड इस तरफ को ब्लो कर रही है VW से, तो अब जो साउंड की वेलोसिटी हो जाएगी वो खाली v रह जाएगी या v प्लस VW हो जाएगी इस केस में, v प्लस VW। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्योंकि बेटा जो साउंड की वेलोसिटी है, किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है वो होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अगर मीडियम भी चल रहा है तो मीडियम की वेलोसिटी भी ऐड हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो इस कंडीशन में साउंड की वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस VW। क्या हो जाएगी बेटा, हाँ ना तो बोले यार, क्या हो जाएगी वेलोसिटी v प्लस, कोई दिक्कत, ओके। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस VW, बाकी सब एज इट इज है, बाकी सब। तो f डैश इज इक्वल्स टू f, कोई भी फॉर्मूला इसी तरीके का बनेगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड आती है पहले जो कि v प्लस VW आ गई है ना, और
ऑब्जर्वर पास आ रहा है, बढ़ेगी, सोर्स पास आ रहा है, बढ़ेगी बढ़ेगी, कब डिनोमिनेटर कम होगा। अच्छा, इस केस में कोई वेवलेंथ पूछे तो क्या बोलेंगे? अगर सोर्स रेस्ट पे होता तो v प्लस वी डब्ल्यू लेंथ में एफ वेव्स होती, अब v प्लस वी डब्ल्यू माइनस वी एस लेंथ में एफ वेव पल्सेस है, तो वन वेव पल्स कितनी लेंथ में अपॉन दिस, कह दो आ गया समझ में, हाँ ना बोलेंगे। तो अब जो वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा डैश, वो क्या हो जाएगी v प्लस वी डब्ल्यू माइनस वी एस बाई एफ, कह दो आ गया समझ में। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है वीओ से, सोर्स दूर जा रहा है वीएस से। अब अगर मान लो हवा चल रही है इधर को वी डब्ल्यू से, इस कंडीशन में साउंड की वेलोसिटी क्या लेंगे, v प्लस वी डब्ल्यू या v माइनस वी डब्ल्यू? बेटा साउंड ने v ट्रेवल करना, लेकिन वी डब्ल्यू इधर को एयर धकेल देगी तो v माइनस वी डब्ल्यू ही ट्रेवल कर पाएगी। कितना ट्रेवल कर पाएगी? अब कैसे लिखेंगे बेटा, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी माइनस वी डब्ल्यू, वी माइनस वी डब्ल्यू तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए आ गया। अब वीओ ऊपर आता है, वीएस नीचे आता है, क्यों? क्योंकि वीओ पहले आता है और एस बाद में, एलएमएनओपी क्यू आर एस टी, कह दो आ गया। अब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, दूर जाने से क्या होती है, घटती है, क्लियर हो गया। सोर्स दूर जा रहा है, दूर जाने से क्या होता है, घटती, घटती कैसे है, जब डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, कह दो आ गया। नहीं तो आप कह सकते हैं सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऑब्जर्वर की नेगेटिव डायरेक्शन में, पर अच्छी बात यही होगी कि आप घटने और बढ़ने से प्लस माइनस डिसाइड करें। इसी का समझ में आ पाए? क्या समझ में आ पाए थैले? चलिए, तो बेटा ये अपने को क्लियर हो गया कि अच्छा इस केस में अगर लैम्डा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, v अगर सोर्स रेस्ट पे होता तो v माइनस वी डब्ल्यू लेंथ में एफ वेव्स होती, v माइनस सोर्स रेस्ट पे तो v माइनस वी डब्ल्यू, इधर को v माइनस वी डब्ल्यू रफ्तार आ रहा है वेव की, तो v माइनस वी डब्ल्यू लेंथ में एफ वेव पल्सेस होती, कितनी लेंथ में? पर यहां पर बेटा जो सोर्स है वो तो दूर जा रहा है, तो v माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी एस लेंथ में एफ वेव पल्सेस आ जाएंगे। इस केस के लिए हम क्या बोलेंगे, v माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी एस लेंथ में एफ वेव पल्सेस हैं इतनी लेंथ में, तो वन वेव पल्स कितनी लेंथ में आएगी, v माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी एस अपॉन एफ, यही हो जाएगा लैम्डा डैश। क्या तो आ गया यार बेटा, बस यही डेरिवेशन इसीलिए कराए जाते हैं ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन बन के आए तो ये तो सब चीजें डेरिवेशन में ही सीखी है। समझ में आ गया यार? पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना यार? कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ में आ गया? अभिजीत समझ में आ गया? अब सोचिए अगर ऑब्जर्वर और सोर्स की जो वेलोसिटी हो बेटा, अगर वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ना हो तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर हम बाल्टी लेके अगर मान लो कि खड़े हैं बारिश में, अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्या बारिश की बूंदें ज्यादा कलेक्ट होंगी या कम होंगी? उतनी की उतनी होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बारिश की बूंद अंदर जानी थी इधर जाने के कारण वो नहीं जा पाई, पर ये वाली चली गई। नहीं आया समझ में? तो बारिश की बूंदें तो तभी ज्यादा कलेक्ट कर पाएंगे जब हम बाल्टी को ऊपर लेके जाएं, हाँ ना बोलो? और ऐसा काम तो केवल और केवल देवाशीष ही कर पाएगा, बाल्टी को लेके ऊपर जाने वाला, है ना? एलसी आ रहा है समझ में? तो बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं है तो बेटा काम की वेलोसिटी कौन सी होती है? ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होती है, जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्जर्वर सोर्स का लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है, केवल वही काम की होती है, केवल और केवल वही। क्या तो आ गया समझ में यार? कोई दिक्कत? अब अगर मान लो मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, बाल्टी है मेरे पास, अगर बकेट को मैं कुछ इधर लेके चला जाऊं तो बेटा कोई कम ज्यादा कलेक्शन थोड़ी ना होगा, जो यहां पर आनी थी वो नहीं आ पाई, पर ये वाली अंदर चली जाएगी अब इसके। अरे हाँ ना बोलो उसके बदले में, आया समझ में? नहीं है? ज्यादा कब कलेक्ट कर लेगा बेटा? बारिश की बूंदे लगातार कुछ डिस्टेंस पे है, अगर वो बाल्टी रेस्ट पे रहती तो वी लेंथ की बूंदे आती, अगर वो बाल्टी वीओ आगे बढ़ जाए तो वी प्लस वीओ लेंथ की बूंदे कलेक्ट कर लेगी। कह दो आगे यार? नहीं है? पीछे हट जाए तो कम कलेक्ट करेगी। तो कौन सा कंपोनेंट काम होगा? बारिश के अलोंग जो वेलोसिटी, बारिश के और सोर्स
ये रहा मान लो, इसकी वेलोसिटी vs है, इसकी कौन सी वेलोसिटी काम की होगी? ये ऑब्जर्वर है बेटा, जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है, क्योंकि बेटा जो वेवलेंथ कम होनी है वो पास आने के कारण कम होनी है। ऐसे जाने के कारण ना वेवलेंथ बढ़ती है ना घटती है, परपेंडिकुलर जाने के कारण ना वेवलेंथ बढ़ेगी ना, जब उसके तरफ जाएगा तो कंप्रेस हो जाएगी, जब दूर जाएगा तो इलोंगेट हो जाएगी, जब ऐसे जाएगा तो ना बढ़ेगी ना घटेगी। उसकी तरफ को कितनी तेजी से चल रहा है वो वेवलेंथ को कंप्रेस करेगा। कह दो आया। तो यहां पर बेटा कंडीशन क्या आएगी? यहां पर एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ, अगर हवा भी चल रही है मान लो VW से, तो V के बदले V प्लस VW आ जाएगा। नहीं आया? अरे हाँ ना बोले यार। और ऑब्जर्वर के लिए क्या आ जाएगा? प्लस VO cos θ2। नहीं आया समझ में? सोर्स पास आ रहा है, फिर बढ़ेगी माइनस VS cos θ1। कह दो आ गया समझ में यार? कोई दिक्कत नहीं है, प्राण नहीं निकलने हैं, हाँ ना बोलो यार। हर्ष बाबू समझ में है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया है ना? तो बेटा ये मेन थ्योरी पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आइए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि टॉपिक की क्लैरिटी अच्छे से आ जाए। स्टार्ट करें। चलिए आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। आइए देखिए बेटा, ये पहला क्वेश्चन है, ये V/5 से ऑब्जर्वर पास आ रहा है, साउंड की वेलोसिटी v है, सोर्स V/5 से पास आ रहा है, पूछ रहे परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, मतलब f से परसेंटेज कितनी ज्यादा सुनाई देगी। तो बेटा देखिए पहले तो मेरी बात, ऑब्जर्वर सोर्स दोनों पास में आ रहे हैं, तो इसलिए कंडीशन क्या बनेगी, फॉर्मूला क्या बनेगा, f डैश इक्वल्स टू f, बेटा लिखवाएं VO VS। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है बेटा, पास आ रहा है, और सोर्स क्या हो रहा है, पास आ रहा है। पास आ रहा है तो बढ़ेगी, बढ़ेगी कब, जब डिनोमिनेटर घटेगा। ऑब्जर्वर के पास आने से बढ़ेगी कब, जब न्यूमरेटर बढ़ेगा। क्या दो आया? तो f डैश इज इक्वल्स टू f v प्लस V/5 और माइनस V/5। क्या दो आ गया? हाँ ना बोलो यार? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन जाएगा, ऊपर 6V/5 नीचे 4V/5। हाँ ना बोलो यार? f 6V/5 और 4V/5 तो क्या बन जाएगा, 3f/2। यही बन गया। दैट इज f में f/2 बढ़ गया, 50% का इंक्रीज आ गया। समझाऊं या आ गया? आ गया? 3f/2 हो गया ना, f में f/2 बढ़ गया, f/2 का इंक्रीज है f में, तो 1 में कितने का इंक्रीज हो जाएगा, हाफ का। 100 में कितने का इंक्रीज हो जाएगा, हाफ इंटू 100 दैट इज 50%। क्या दो आ गया? हो गया। इसमें ऑब्जर्वर 16.5 से आ रहा है, सोर्स 22 से आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स 400 है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 है, फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, ये चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो बेटा करना कैसे होगा, फिर से ऑब्जर्वर सोर्स पास में आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला वही बन जाएगा पूरा, f डैश इक्वल्स टू f VO VS। हाँ ना बोले? f डैश इज इक्वल्स टू f हो गया 400, v 340, मदद करेंगे 340, VO प्लस 16.5 माइनस, पास में आ रहा बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा। हाँ ना बोलेंगे? ये क्या बन गया, 400 इंटू 356.5 अपॉन 318। क्या दो आ गया? अब बेटा ये तो समझ में आ रहा है कि 400 से ज्यादा आएगा, दो ऑप्शन है। ये 318 नीचे जो डिनोमिनेटर है, ये ऊपर वाला उससे कितना ज्यादा है, ध्यान से देखिए। अगर इसमें मैं 40 ऐड करूं तो बनता है 358। कितना बनता है? इसमें अगर 40 ऐड करूंगा, सही कह रहा हूं ना, तो ही 358 बन रहा है, मतलब 40 लगभग ये इससे ज्यादा है। ऊपर वाला कितना ज्यादा, 40। कितना ज्यादा है? नहीं आया समझ में? और 318 का 10% होता क्या, 31। 318 का 10% होता क्या, 31.8, 32। आया समझ में? तो 10% से कुछ और ज्यादा है, नहीं है? हाँ ना बोलो? 20% ज्यादा नहीं है, 20% तो 64 बन जाएगा, इसका 10% 31.8 दैट इज 32, 20% हो जाएगा 64। तो ये तो इससे 40 भी ज्यादा नहीं है, 38.5 ज्यादा है। तो बेटा मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, लगभग 10% से थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा, तो ये इसका 1.1 टाइम्स है।
1.1 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा, बस 1.1 इंटू 400 करी कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अब 440 से ज्यादा आना है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 10% तो अगर बढ़ाऊंगा तो 350 बढ़ेगा। 6.5 और चाहिए, और 6.5 कितना हो जाएगा, अगर मतलब मेरे को एग्जैक्टली करना हो तो 10% 32 है, 6.5 कितना हो गया, लगभग 1/5 हो गया, लगभग उसका 1/5, मतलब 10% का भी 1/5, मतलब 0.02। अगर एग्जैक्टली लूंगा तो 1.12 बन जा रहा है। आप सोच रहे हैं मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये कैलकुलेशन है बेटा जो बहुत कॉमनली यूज होगी आपके एडवांस में, ऐसी कैलकुलेशन कि 318 का कितने टाइम्स है, कितना परसेंट ज्यादा है, ऐसे सोच लिए अगर ये ज्यादा है इससे, मतलब अगर 40 बढ़ाऊंगा तो 358, तो 40 ज्यादा नहीं है, उससे 1.5 कम, 38.5 ज्यादा, 10% है 32 लगभग, तो 10% से थोड़ा सा बढ़ा, और कितना बढ़ा है 10% से, 10% बढ़ाऊंगा 32 बढ़ाऊंगा तो 350 बन रहा है, 6.5 और 10% है 32, तो 6.5 कितना होगा, 30 का 1/5 होता है 6, नहीं आया समझ में। तो 10% का भी 1/5, 2% और, मतलब 0.02 टाइम्स और, तो 1.12 इंटू 400 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली 448 ही मिल जाएगा। हाँ ना बोले, मतलब ये जस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, कैसे कैलकुलेशन होगी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, इसी तरीके से की जाती है और कोई घबराने की बात नहीं, बड़े आराम से ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। सबसे पहली बात 400 से ज्यादा आएगा, यही दो थे। अब 10% से भी ज्यादा है, अगर 10% ही पकड़ लेता मैं 1.1 उससे ज्यादा वाला, तो 440 मिल गया था, उससे ज्यादा तो यही है, खत्म। हाँ ना बोले, कैसी कैलकुलेशन आएगी, तो घबराने की बात तो नहीं है ना। ऐसे ऑप्शंस होंगे, आप बड़े आराम से निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे, पर आपको कोशिश करनी होगी। सिंपल डिवीजन मत करने लग जाइएगा काटने की, भाई उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये ऑब्जर्वर है जो 30 से आ रहा है, ये एक सोर्स है 100 हर्ट्ज, दूसरा सोर्स है 100 हर्ट्ज, ये 30 से उसके नजदीक आ रहा है, 30 से उसके। बच्चों यहां पर मेरे से ये कहा है प्यारे बच्चों कि ना, जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या सुनाई देगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, इसकी कम, तो F2 माइनस F1 पूछा है, जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी बी बोलते हैं, जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी बी बोलते हैं। हाँ, तो अब बेटा देखिए इसको क्या डिफरेंस सुनाई देगा, ये देखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, पहले ऑब्जर्वर पास आ रहा है, सोर्स स्टेशनरी है दोनों के दोनों, तो इसके लिए क्या बनेगा, F2 की वैल्यू क्या बनेगी, F2 बनेगा F V, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, प्लस V, सोर्स तो चल ही नहीं रहा है, और F1 इसके लिए क्या बनेगा, F V, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है इसलिए माइनस V, कह दो आगे। अब F2 माइनस F1 निकालना कर पाएंगे, मैं करूं, क्या बन जाएगा F2 माइनस F1 में, F1 प्लस VO बाय V, ऐसे लिख दूं क्या, माइनस F2 माइनस 1 माइनस VO बाय V, अरे कह दो आ गया यार, तो FF तो कट जाएगा, 2F VO बाय V, कह दो आ गया समझ में यार, नहीं आया, 2F, F कितना है प्यारे बच्चों 100, VO कितना है 30 बाय V कितना है 300, हो जाएगा, मैं 20 इज द आंसर, कह दो आ गया समझ में यार, हाँ ना बोले यार। राजकुमार समझ में आया है, कोई एक आध मार्कर रेडी है, फैलाइए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ये क्या है, ये कह रहा है 343 साउंड की वेलोसिटी है, 36 किलोमीटर पर आवर से ऑब्जर्वर आ रहा है, जो हॉर्न बजाता जा रहा है, हॉन्किंग एट द रेट ऑफ 1392 हर्ट्ज, 18 किलोमीटर पर आवर से ये दूर जा रहा है। बताना है फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, एंड दीज आर द ऑप्शंस। आइए, ऑब्जर्वर जो है पास आ रहा है, सोर्स जो है वो दूर जा रहा है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया?
ऑब्जर्वर मोटरसाइकिलिस्ट है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बस आपको रीड करना होगा, ऐसा देखना नहीं कि लंबा क्वेश्चन है, लिखा तो ज्यादा ही होता है। 18 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आ गई। हाँ ना बोलो। ओ सॉरी, ये तो सोर्स की, ये तो सोर्स है। ऑब्जर्वर जो है वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ गई है? फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ, बेटा मदद करेंगे प्लीज, वी 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 ओ वी एस। बताइए ऊपर क्या लगाऊं, नीचे क्या लगाऊं? सोर्स दूर जा रहा है, घटेगी, घटेगी कैसे, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा। कह दो आया। ऑब्जर्वर के पास आने से बढ़ेगी, बढ़ेगी कैसे, जब न्यूमरेटर बढ़ेगा। कह दो आ गया। अब एफ कितना है, 1392 कितना है, v प्लस वीओ करना है, 343 प्लस 10। डायरेक्टली लिख दूं 353 या अलग अलग लिखूं? लिख दो। अब v प्लस वी एस करना है तो 348 हो जाएगा, 340। अब ये समझ में आ गया 1392 से बढ़ाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ा है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो 1392 से बड़े ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, इधर दिस और दिस। अब ये इससे कितना बड़ा है, 5। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 5। अब देखो बेटा 348 का 10% क्या होगा, 3.5। 10% इसका 1/10, सॉरी 34.5। 1% होगा 3.48, दैट इज 3.5। 1% है, 1% कितना है, 3.48। पर ये तो ज्यादा, इससे कितना है, 5 ज्यादा है। तो 3.5 और उसका आधा और 2% तो 7 बन जाएगा। तो 3.5 का आधा 1.75 बनेगा। 1.75 अगर और जोड़ भी दोगे तो मैं जानता हूं थोड़ा सा आगे निकल गया, पर लगभग पास में ही है। तो लगभग ये से 1.5% ज्यादा। कितना ज्यादा है, अरे हाँ ना तो बोल दो यार। बस ये से 1.5% ज्यादा। तो 1392 इंटू 1.015, 1.5/100 टाइम्स ज्यादा है। नहीं आया क्या? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। अरे यार ये 1.5/100 करोगे ना यार, 1.5% ज्यादा है ना। अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो 1.5% का मतलब क्या हो गया, 100 में 1.5 ज्यादा, 100 में तो 1 में कितना ज्यादा, अपॉन 100, 0.015 हो जाएगा यार। कह दो आ गया यार, हाँ ना बोलो यार। तो 1.015 टाइम्स है, 1 मतलब इतना तो ज्यादा है ना, इतना तो ज्यादा है ना, 1 में इतना ज्यादा है। बोलो आया कि नहीं आया यार। तो 1.015 टाइम्स है ऊपर वाला, मतलब ये इसका 1.5% ज्यादा। तो इसमें भी बस मेरे को अब करना ही क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0.015, मतलब इतना तो लेना ही है, साथ में 1.5% और लेना। अब 1392 का 1.5% क्या होगा, 1400 का 1% होता 14, 1400 का 1% क्या होगा 14, तो 1.5% क्या हो जाएगा 21। तो 20 मतलब 1392 का 1.5% या 1400 का, बात तो एक ही है यार। नहीं आया, लेना ही क्या, 1.5% ही तो लेना है यार। तो 1392 का मतलब इसमें 21 जोड़ना है, इसमें 21 जोड़ना है। तो 21 जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, 20 जोड़ने पे मिल जाएगा 1412। अब इतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा ना, 1454 तो है नहीं यार, दिख ही रहा है। अरे कह दो आ गया समझ में। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग लगा के करें। ऐसा कोई खतरनाक नहीं कि आप ऑप्शन सोच ना पाए कि कौन सा ऑप्शन सही आने वाला है। इन दोनों में से, मतलब इन दोनों में से कौन सा सही आप पकड़ ना पाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। 5 ही ज्यादा है, 5 हो गया 1% से। 1% हुआ इसका 3.5, 1% हुआ 3.5, 1.5% है, 1.5% ये ज्यादा है, तो इसका 1.5% बढ़ाना है, इसमें 1.5% बढ़ाना है। 1400 का 1.5% हो जाएगा 21। कह दो आ गया, 21 बढ़ा दो तो 1413 मिल रहा है। अब कर तो अप्रोक्सीमेट कहा नहीं रहे, थोड़ा सा तो ज्यादा आना ही है ना। तो आ गया 1412 यार, हो गया बस, बहुत हो गया है ना। और ऑप्शन इतनी दूर के कि काम बन जाएगा इतने में। क्या समझ में आ गई बात, क्या समझ में आ गई नहीं आई है? मैं बस आपसे ये कह रहा हूं, ये अगर इससे 1.5% ज्यादा है, अगर मान लो ये इसका डबल हो,
100% ज्यादा तो 2 लगाते ना यार, 100% ज्यादा तो 2 लेते, 1.5% ज्यादा तो 1 में 0.015 और जोड़ दो, कह दो आगे यार, हाँ ना तो बोलो यार। कोई अगर मान लो कोई कह दे x से कुछ p% ज्यादा है y, x से p% ज्यादा है y, तो क्या जोड़े हैं, y को क्या लिख सकते हो फिर, x प्लस ये इससे p% ज्यादा है, p ज्यादा होगा 100 में, तो 1 में इतना ज्यादा है, क्या दो आगे, p% ज्यादा है y x से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x तो है ही, साथ में कुछ और भी है ये, और कितना है p%, तो p% का मतलब p तो 100 में ज्यादा हो, तो 1 में इतना ज्यादा हो गया, तो x में इतना ज्यादा हो गया। अब अपॉन x करोगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस p/100, वही कर रहा हूं मैं, 1 प्लस 1.5/100, क्या दो आ गया यार, नहीं आया समझ में, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशंस आएंगे जो कि हम आराम से कर पाएंगे। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर H1, वंशिका बेटा क्वेश्चन नंबर H1 जरा एक बार फटाफट से बताएंगे। बेटा यहां पर है क्या, ये एक सोर्स है जो कि V से आ रहा है और वॉल के पास आ रहा है, वॉल स्टेशनरी है ना। आपसे इसके 4-5 पार्ट पूछे गए हैं, तो पहला पार्ट क्या है बेटा, सब्जेक्टिव। पहला पार्ट क्या है, H1 का पहला पार्ट, वॉल पे कितनी वेव्स पर सेकंड स्ट्राइक कर रही हैं। फिर से वही मैं आपको कह रहा हूं कि वेव्स के बदले वैसे अच्छा वर्ड होता वेव पल्सेस, है ना, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। पूछा कि कितनी, मतलब बेसिकली कितनी वेव्स पर सेकंड स्ट्राइक करेंगी, मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी कितनी रिसीव होगी वॉल पे। अरे मेरे दोस्त दीपक बेटा, मैं एक एक को बुलाऊंगा नहीं, सब इधर देखेंगे यार, ऐसा ना करे ना यार, मतलब मैं आपको, आई देखिए बेटा पहला क्वेश्चन H1, ये क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ऑन हो गई, ये कह रहा है कि ये V से आ रहा है वॉल की तरफ, है ना, वॉल स्टेशनरी है, और पूछा गया है प्यारे बच्चों मेरे से कि कितनी वेव्स पर सेकंड फॉल करेंगी वॉल पे, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी कितनी रिसीव होगी वॉल पे, है ना। दैट इज वॉल ऑब्जर्वर हो गई, वॉल क्या हो गई, सोर्स क्या हो गया ये, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी इसकी f दे रखी है क्वेश्चन में, है ना, ये ऑब्जर्वर है वो सोर्स है, तो f डैश जो वॉल पे रिसीव होगी वो क्या हो जाएगी, f v ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, वॉल है ना, सोर्स चल रहा है। अच्छा साउंड की स्पीड c दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी रखी है, c दे रखी है, मैं c लिख लेता हूं, c, और ये नीचे माइनस v आ जाए। क्या ये बात समझ में आ गई, तो इतनी वेव्स रिसीव होंगी पर सेकंड वॉल पे। क्या ये बात समझ में आ गई। अगली चीज क्या पूछ रखी है, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। अब बेटा देखो, जितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, जितनी वेव्स पर सेकंड फॉल करेंगी, जितनी वेव पल्सेस ज्योतिष पर सेकंड फॉल करेंगी, है ना निशान, जितनी वेव पल्सेस पर सेकंड फॉल करेंगी उतनी ही तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जितनी आएंगी उतनी चलिए। ना तो कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आज जमा करो कल ले जाना, है ना, जितनी आएंगी उतनी रिफ्लेक्ट होनी पड़ेगी। जो वेव पल्स आएगी वो रिफ्लेक्ट होके जाती चली जाएगी। आप समझ रहे ना, ये आई ये गई, ये आई ये गई, ये आई ये गई, मतलब सारी रिफ्लेक्ट होकर निकलती चली जाएंगी तुरंत। कह दो आगे यार, हाँ ना बोलेंगे। अब बच्चों बेटों को मेरे को बस ये बताना है कि ये क्या है, जो फ्रीक्वेंसी वॉल पे फॉल करी 1 सेकंड में, इतनी वेव पल्सेस आई और इतनी ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इतनी ही। अब जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ये तो स्टेशन, अब ये बन गया सोर्स, अब ये क्या बन गया, सोर्स, जिससे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जिससे वेव्स निकल रही है वो क्या है, वॉल, भले वो रिफ्लेक्ट होकर निकल रही हो। आ किससे रही है, वॉल से। किससे आ रही है, नहीं है समझ में। तो अब बेटा सी लेंथ में 1 सेकंड में जो इससे अभी टकराई वो सी लेंथ दूरी पे पहुंच जाएगी, और सी लेंथ में कितनी वेव पल्सेस होंगी, सी लेंथ में कितनी वेव पल्सेस आएंगी बच्चों बताएंगे जरा, एफ डैश, हाँ ना बोलो। तो सी लेंथ में एफ डैश है तो 1 वेव पल्स कितनी लेंथ में आएगी, सी बाय एफ डैश, हाँ ना बोलेंगे यार। ये हो जाएगी जो वेवलेंथ मतलब वेव की होगी ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी वॉल। कह दो आ गया समझ में यार। और यही वेवलेंथ की वेव इसने रिसीव भी करी है। वेवलेंथ चेंज थोड़ी ना हुई रिफ्लेक्शन पे। जैसे मान लो ये है एक वेव पल्स, अब ध्यान से देखिए, ये आया, ये यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, अब ये चल पड़ा वापस। अब जितनी देर में ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, मान लो ये दूसरा एंड है वेव पल्स का, ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है। जब ये पार्ट रिफ्लेक्ट होके चल पड़ा वापस, ये तो उधर ही चल रहा है वी से,
तो जितने टाइम में ये यहां पे पहुंचेगा उतने टाइम में ये यहां पे पहुंच जाएगा, उतने टाइम में सेम ट्रेवल ही तो करेगा यार। तो वेवलेंथ रिफ्लेक्शन पे चेंज नहीं होगी। तो कोई मेरे से ये पूछे कि वेवलेंथ रिफ्लेक्शन पे चेंज हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि वॉल स्टेशनरी, क्योंकि वॉल, अगर वॉल चल रही होती, अगर वॉल चल रही होती तो ये रिफ्लेक्ट होके यहां तक पहुंचता, पर इसको यहां रहा रिफ्लेक्ट होके, इसको तो यहीं कहीं, ये वॉल आगे आ जाती है, कहीं यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाता, तो वेवलेंथ कॉम्प्रेस हो जाती। हाँ ना बोले यार। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जो वेवलेंथ होगी ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी वॉल वो होगी c बाई एफ डैश, क्योंकि c लेंथ में एफ डैश वेव्स हैं, जितनी वॉल रिसीव करेगी वेव्स उतनी ही तो रिफ्लेक्ट कर देगी। हाँ ना बोले यार। तो c बाई एफ डैश जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, c बाई एफ डैश की वैल्यू बताएं क्या आ गई, यहां पे एफ सी आएगा c माइनस वी बाई एफ। मैं यही कह रहा था। अब देखो जो वेवलेंथ हो गई, सोर्स से जो वेवलेंथ निकली बेटा वो भी तो यही है, c लेंथ में v वेव, c लेंथ में f वेव्स आनी थी अगर ये ना चल रहा होता तो। अब ये चलेगा तो c माइनस v में f वेव्स आएंगी, तो वन वेव कितनी लेंथ में आएगी, c माइनस वी बाई एफ। और वही वेवलेंथ है रिफ्लेक्शन पे भी, और वही वेवलेंथ है, कह दो आ गया समझ में यार। नेक्स्ट अगला पार्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। वो तो सेम ही हो गया, यही ऑब्जर्वर है, यही ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, वही फ्रीक्वेंसी ये पूछ रहे वेवलेंथ। अच्छा फ्रीक्वेंसी इसको क्या सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई, मेरे को लगा कि वैसे तो देखिए मैं आपको बस सिंपल सी बात बोलूं, ये फ्रीक्वेंसी पहले क्या हुआ, पहले वॉल ऑब्जर्वर था, अगले पार्ट के लिए वॉल सोर्स हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया। नहीं समझ में आया तो मैं कह सकता हूं इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू एफ डैश सी सी। अब ऑब्जर्वर पास में आ रहा है और सोर्स स्टेशनरी, कह दो आ गया। पर बेटा मैं आपको क्या ये नहीं कह सकता हूं यही सोर्स है और यही ऑब्जर्वर है, पहले इसने वेव्स एमिट करी और वेव्स को इसने कंप्रेस किया, पहले ये आ रहा है आगे तो वेव्स को कंप्रेस किया और फिर बाद में जब वही वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आ रही तो उनको कैप्चर करने के लिए वी से दौड़ के भी आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं ये प्रॉब्लम को आप चाहें तो एफ डैश की पहले वैल्यू डाल लें, आंसर देख ले, एफ सी अपॉन सी माइनस वी, और सी एक नीचे आ रहा है और सी प्लस वी ऊपर आ रहा है, ये कट जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मतलब आप कोशिश करिए मेरी बात समझने की, पहले वही गाड़ी सोर्स है और बाद में वही गाड़ी ऑब्जर्वर है, पहले वही सोर्स पास में आके वेवलेंथ को कंप्रेस करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, बाद में वही आगे आके ज्यादा लेंथ की वेव्स कलेक्ट करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कंडीशन ये है कि जैसे यहां से वॉल हटाओ और यहीं पे दूसरी गाड़ी बना दो जो ऑब्जर्वर है, जो वी से पास में आ रही है कलेक्ट करने के लिए, कंडीशन ये है ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर है। अरे कह दो आ गया समझ में यार। बेटा ये ना बड़े कॉमनली यूज होने वाली चीज है कि स्टेशनरी वॉल से रिफ्लेक्शन हो रहा है और क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो बेटा इसको दो पार्ट में कभी भी नहीं करेंगे, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से बेटा। एक तो आप या तो अपनी टोपी रिमूव करें या तो बिल्कुल जागते रहें, इधर देखें। हाँ बेटा मैं बस आपसे ये कह रहा हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, एक तो ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए ना इसको मन में बसाना पड़ेगा मेरे को, है ना। ये क्या है, कंडीशन ये है कि वॉल ना स्टेशनरी है, वॉल अब बेटा यहां से ना रिफ्लेक्ट होके इसके पास आ रही है, जो ऑब्जर्वर है ना वही सोर्स है। पहले पार्ट में जब उसने वेव एमिट करी तो उसी ने ही कंप्रेस किया, जब वो रिफ्लेक्ट होके आ रही तो उसी ने ज्यादा वी ट्रेवल करके, एक्स्ट्रा वी ट्रेवल करके ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, कह दो आ गया। अब उसने सी प्लस वी की कैप्चर कर ली, जो सी माइनस वी में एफ वेव्स आई थी, पहले सी माइनस वी में एफ वेव्स बनाई और बाद में कैप्चर करने के लिए सी प्लस वी लेंथ की पकड़ी इसी ने। तो मैं कह सकता हूं यही ऑब्जर्वर है और यही सोर्स है, और सोर्स पास में आ रहा है और ऑब्जर्वर भी पास में आ रहा है, तो कंडीशन हो जाएगी सी सी प्लस वी ऑब्जर्वर के लिए और माइनस वी सोर्स के लिए, कह दो आ गया। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब अगर आपको दोबारा मतलब जो बड़ी बार करने को मिलेगा और एडवांस में इसी पे क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इस पे मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती हैं। ठीक है अगला पार्ट क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस कितना सुनाई देगा फ्रीक्वेंसी में। एक तो उसको डायरेक्ट हॉर्न सुनाई देगा, वो तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी क्योंकि हॉर्न और उसके बीच में रिलेटिव मोशन तो है नहीं। अरे हाँ ना बोले, हॉर्न तो गाड़ी पे ही है ना, उसको तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एक तो डायरेक्ट, और एक जो रिफ्लेक्ट होके आई।
तो बेटा एक है जो रिफ्लेक्ट हो क्या, ये एफ सी सी प्लस वी माइनस वी, क्या दो आ गया, ये प्लस वी पास में आ रहा है और सोर्स पास में आ रहा है, इसलिए भी बढ़ेगी तो सोर्स के लिए भी माइनस लगाएंगे। अब माइनस एफ, ये हो गई बीट फ्रीक्वेंसी। हाँ ना बोले यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात, हाँ की ना। क्या मेरे को इसको कैलकुलेट करना है या हो गया, पक्का हो गया? क्या मैं बढ़ सकता हूं आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आपको समझ में आया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? A stationary source emits single frequency sound. A wall approaches it with velocity u is equal to 33 centimeter per second. The propagation velocity of sound in the medium is v is equal to 330 meter per second. In what way and how much in percent does the wavelength of sound change on reflection from the wall? बेटा कितने परसेंट से वेवलेंथ चेंज होगी ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी वॉल? बेटा अब वॉल चल रही है, 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, उसको मीटर पर सेकेंड में लिख सकता हूं। क्या मैं सी और वी की टर्म्स में ही कर दूं क्वेश्चन, ये पूरा सॉल्व करना है मेरे को? अब देखिए बेटा मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। पहली कंडीशन, वॉल ऑब्जर्वर है, वॉल क्या है, हाँ ना बोले, तो कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगी वॉल? एफ डैश इक्वल्स टू एफ सी सी, और ये कितने से पास में आ रहा है? वी से। क्या दो आ गया समझ में यार, हाँ ना बोलो यार, इतनी बात समझ में आ गई? सोर्स स्टेशनरी। अगले प्रोसेस में जितनी इसने फ्रीक्वेंसी रिसीव करी एफ डैश, उतनी ही तो रिफ्लेक्ट होगी। अब ये हो गया सोर्स और ये हो गया ऑब्जर्वर, हाँ ना बोले, तो एफ डबल डैश हो जाएगा एफ डैश सी सी, ऑब्जर्वर नहीं चल रहा है, प्लस जीरो कह सकते हैं, सोर्स पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, बढ़ेगी माइनस वी। एफ डैश की वैल्यू पुट करेंगे, एफ सी प्लस वी बाय सी, और ये क्या था, सी अपॉन सी माइनस वी, ये कट गया, तो ये आ गई एफ डबल डैश की वैल्यू, ये आ गई एफ डबल डैश की वैल्यू। क्या दो आ गया समझ में यार? इसके बाद बेटा पता है हमको क्या कह रहे हैं, इसके बाद मेरे को कह रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ मेरे से पूछा है। अब देखो बेटा, ये तो फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करेगा, जो फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करेगा वो ये है, हाँ ना बोलो यार, और ये तो स्टेशनरी है, तो जो सी लेंथ पे वेव होगी वो उसको मिल जाएगी मैक्सिमम। तो सी लेंथ में कितनी वेव्स है? एफ डबल डैश वेव्स है, तो जो वेवलेंथ वो रिसीव करेगा लैम्डा डैश, वो हो जाएगा सी बाय एफ डबल डैश। क्या ये बात समझ में आ गई है? और जब मैं सी बाय एफ डबल डैश पुट करूंगा तो मेरे को मिल के आ जाएगा, बेटा मदद करें, बेटा प्लीज मदद करें, सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी और एफ बी, सही कह रहा हूं? अब पहले क्या फ्रीक्वेंसी थी? सी बाय एफ। पहले क्या फ्रीक्वेंसी थी? नहीं आया समझ में? मतलब वेवलेंथ का परसेंटेज चेंज क्या आया? पहले जो वेवलेंथ थी वो क्या थी? सी बाय एफ। हाँ ना बोलो, क्या परसेंटेज चेंज निकाल पाएंगे? कोई दिक्कत है? परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा बेटा बताएं एक बारी फटाफट से। लेमडा माइनस लेमडा डैश बाय लेमडा इंटू 100। करूं या आगे हो जाएगा? पक्का हो जाएगा बेटा। ये अब यहां पर ये ना v बहुत छोटा है इससे, तो आपको एंड में अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। इतना कर पाएंगे? क्या मैं बढ़ सकता हूं आगे, पूरी कैलकुलेशन करूं? ये समझ लीजिए मैंने लेमडा डैश कैसे निकाला, मैं फिर से बता देता हूं बेटा। पहली बात, वॉल पे कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब फॉल करेगी, कितनी वेव्स पर सेकंड वॉल पे फॉल करेंगी, कितनी वेव पल्सेस पर सेकंड वॉल पे फॉल करेंगी। बेटा सब लोग इधर देख लेंगे प्लीज, पीछे वालों, है ना बेटा, कितनी वेव पल्सेस पर सेकंड वॉल पे फॉल करेंगी। बच्चों यहां पर आएगा एफ डैश, मान लो फॉल कर रही है वॉल पे, एफ सी सी, ये ऑब्जर्वर है, वी से आगे आ रहा है तो प्लस वी आ गया, सोर्स स्टेशनरी है। अब जितनी फ्रीक्वेंसी उस पर फॉल कर रही है, जितनी वेव्स पर सेकंड उस पर फॉल कर रही हैं, उतनी ही वेव पल्सेस पर सेकंड उससे रिफ्लेक्ट होंगी। क्या ये बात समझ में आ सकती है? अब ये हो गया सोर्स और ये हो गया ऑब्जर्वर। एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू एफ डैश सी सी, और ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे इसलिए प्लस जीरो, और सोर्स पास में आ रहा है इसलिए माइनस वी। फिर एफ डैश की वैल्यू यहां पुट करी और ये मिल गया एक्सप्रेशन एफ डबल डैश का। फिर वेवलेंथ क्या होगी? ये सी लेंथ की वेव्स ऑब्जर्व करने वाला है, सी लेंथ पे जो होगा वो इसके तक पहुंच जाएगा 1 सेकंड में, और सी लेंथ में एफ डबल डैश वेव्स हैं, तो एक वेव कितनी लेंथ में हो गई? सी अपॉन एफ डबल डैश। हाँ ना बोलो यार,
बस खत्म हो गई बात। ये लेमडा डैश आ गया, लेमडा है, डिफरेंस लेना है कर लेंगे। लेमडा माइनस लेमडा डैश अपॉन लेमडा, ये हो जाएगा चेंज इन वेवलेंथ, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ, और ये हो गया परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। क्या दो आ गया समझ में यार? पक्का बढ़ सकता हूं आगे? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, मतलब ये एक्सरसाइज 1 इन जनरल अच्छे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे हैं। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन H3। A source of sonic oscillations with frequency f0 is equal to 1000 Hz moves at right angle to the wall with a velocity u is equal to 0.17 meter per second. Two stationary receivers R1 and R2 are located on a straight line coinciding with the trajectory of the source in the following succession: R1 source, R2 wall. Which receiver registers the beating and what is the beat frequency? The velocity of sound is equal to v is equal to 340 meter per second. बेटा कौन सा रिसीवर बीट्स रजिस्टर करेगा, किसको बीट्स सुनाई देंगी? बच्चों मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। हेलो, ये दोनों स्टेशनरी हैं, ये दोनों स्टेशनरी हैं। सोर्स चल रहा है और वो भी बहुत हल्के 0.17 से, दैट इज यहां पर भी मेरे को अप्रॉक्सीमेशन से खेलना है। प्लीज मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, मैं पक्का समझा लूंगा, सब लोग इधर देखेंगे। 0.17 से चल रहा है, कितने से चल रहा है ना? अब मेरे से पूछा गया है कि क्या ये बीट्स रजिस्टर करेगा या ये। बेटा देखो, इसके पास एक डायरेक्ट इधर से वेव आ रही है जो कि सोर्स आगे चल रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मान लो एफ डैश आ रही है ना, और वही वेव्स इधर जा रही हैं रिफ्लेक्ट होने के लिए, जो इसको मिली वही तो आगे से रिफ्लेक्ट होकर फिर से आएंगी, और वॉल स्टेशनरी है तो ना वेवलेंथ बढ़ेगी ना घटेगी, तो वही वाली रिसीव हो जाएगी। इसको यहां से भी एफ डैश रिसीव हो रही है और रिफ्लेक्ट होके भी एफ डैश रिसीव हो रही है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो कोई बीट्स नहीं सुनाई देंगी। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो इसको कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। बीट्स होता है धुम धुम धुम, बार बार क्या होता है, एक ही जगह पे मैक्सिमाज सुनाई देते, एक ही जगह पे मैक्सिमाज और मिनिमाज आते हैं, और एक पर्टिकुलर जो मैक्सिमा मिनिमा का वेरिएशन होता है उसको हम बोलते हैं एक बीट, और वो तब बनती है जब बेटा फ्रीक्वेंसी में ना कुछ डिफरेंस होता है। जब फ्रीक्वेंसी में कुछ होता क्या है, अगर दो वेव्स आ रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मान लो सेम है, तो दोनों ने बराबर ऑसिलेशन करने हैं पर सेकंड। जब एक वेव पहुंचती है एक जगह पे तो होता क्या, वहां पे ऑसिलेशन होता है। जब एक वेव पहुंचती है एक जगह पे तो वहां पे होता क्या है, ऑसिलेशन होता है। मेरी बात सुने बहुत ध्यान से बेटा, जब एक वेव पहुंचती है ना एक जगह पे, है ना, तो होता क्या है बेटा, वहां पे ऑसिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, वहां पे ऑसिलेशन होता है। बेटा जब एक वेव पल्स क्रॉस करती है तो एक ऑसिलेशन होता है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों ने बराबर ऑसिलेशन देने हैं, तो कोई वहां पर ऐसा नहीं है कि कभी मैक्सिमा बने और कभी मिनिमा बने। लेकिन अगर मान लो एक की फ्रीक्वेंसी 100 है और एक की 110 है, तो अब दोनों ने बराबर नहीं चलना है, अब दोनों ने बराबर, इसने 110 ऑसिलेशन करने, इसने 100 करने एक सेकंड में, तो अभी अगर ये साथ में तो अभी मैक्सिमा है, लेकिन थोड़ी देर में आगे निकल जाएगा और फिर वहीं पे मिनिमा हो जाएगा, कम साउंड हो जाएगी, और फिर ये आगे निकल जाएगा फिर साथ में आ जाएगा, फिर मैक्सिमा हो जाएगा। तो आवाज बड़ी भद्दी सी आवाज आती है। जब आपने देखा होगा गिटारिस्ट वगैरह आते हैं ना, मतलब ये जो ऑर्केस्ट्रा इनका रहता है, तो ये आके पहले बड़ी देर ना, अगर आपने कोई अगर शो अटेंड किया है जिसमें 4-5 गिटारिस्ट हो, तो पहले वो आके ना 5-10-15 मिनट सड़ाते हैं बुरी तरीके से, टिन 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 करते रहते हैं। आपको लगता हो घर से सेट करके आते हैं, है ना, यहीं आके क्यों सेट कर रहे हैं? परेशानी ये है कि वहां पर ना जनता बैठी हुई है ना, और मतलब वहां पे टेम्परेचर अलग कर देती है जनता, आप समझ सकते हैं, ताड़कासुर जैसे लोग होते हैं वहां पे, तो वहां पर ह्यूमिडिटी अलग है, तो वो जो वायर है ना बेटा, उसमें टेंशन एग्जैक्टली वही नहीं रहती जो वो लेके चलते हैं। तो और अगर उसमें डिफरेंस होगा ना फ्रीक्वेंसी में, तो आपको ना अच्छा म्यूजिक नहीं सुनाई देगा। फिर उसमें क्या होगा, बीट्स बनेंगी, मतलब वो जो टिन आनी चाहिए वो आपको ऐसे आएगी, है ना, तो वो भद्दा सा आएगा, इसलिए मतलब वो पहले आपको सड़ाया जाता है ना। तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है ना, जैसे मान लो एक की 100 है और एक की 110 है, तो बेटा एक ने 100 ऑसिलेशन करने हैं और एक ने 110 करने हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो कभी वो उसके साथ में रहेगा, है ना बेटा अभिनव, जब कभी वो उसके साथ में रहेगा और कभी वो उससे आगे निकल के बेटा क्या करेगा, वहीं पे मिनिमम बना देगा, आवाज बहुत कम हो जाएगी, और फिर वो आगे बढ़ के उसने तेज चलना है, उसके साथ में जाएगा, फिर टिन ऐसी आवाज आएगी।
मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेटा कहने का मतलब ये है ना, जो डिफरेंस होता है ना जब फ्रीक्वेंसी में, तब बीट्स सुनाई देती हैं। बीट्स कब सुनाई देती हैं? जब डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी में, हालांकि जिसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, लेकिन बस अभी मैं आपको इतना कह सकता हूं जब डिफरेंस होता है। इसके लिए कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, इसके लिए कोई बीट्स नहीं बनने वाली, क्योंकि डायरेक्टली एक आ रही है और वही वॉल से, स्टेशनरी वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो बेटा वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो आया? लेकिन इसके लिए यहां पर जो वेव्स इसको पहुंचेंगी इधर, यहां पर इलोंगेटेड पहुंचेंगी और इधर को कॉम्प्रेस्ड वाली जा रही है, तो कॉम्प्रेस्ड वाली रिफ्लेक्ट होकर आएंगी और इलोंगेटेड वाली इसको डायरेक्टली पहुंच रही है। इधर जो वेव्स निकलेंगी बेटा, सोर्स दूर जा रहा है इससे, R1 से, तो R1 पे इलोंगेटेड वेव्स पहुंचेंगी, फैली हुई वेव्स पहुंच रही हैं किसके पास? R1 पे, और रिफ्लेक्ट होकर आ रही है कॉम्प्रेस्ड वाली। तो बेटा डिफरेंस मिल रहा है, बीट सुनाई देंगी केवल R1 को, बीट सुनाई देंगी केवल, कह दो आगे समझ में। और कितनी बीट सुनाई देंगी? एक फ्रीक्वेंसी जो इधर जा रही है, जो वॉल पे रिसीव होगी, वो क्या होगी? F डैश इक्वल्स टू F C, सोर्स पास में आ रहा है इसलिए माइनस V, और R1 पे जो डायरेक्टली पहुंचेंगी F डबल डैश, हो जाएगा F C, सोर्स दूर जा रहा है, घटेगी प्लस V। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी। क्या डिफरेंस निकाल पाएंगे? या मेरे को करना है? कोई खास बड़ी बात नहीं, मैं कर सकता हूं, करूं? पक्का समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, है ना। नेक्स्ट ये हो गया H3, H4। A sound wave of frequency f propagating through air with velocity c is reflected from a surface which is moving away from the source with a constant speed v. Find the frequency of the reflected wave measured by the observer at the position of the source. बेटा यहां सोर्स है, फ्रीक्वेंसी उसको क्या सुनाई देगी? जो रिफ्लेक्टेड वेव की आएगी। पहले ये वॉल जो है ये ऑब्जर्वर है, बाद में इस पे जितनी फ्रीक्वेंसी फॉल करेगी उतनी ही रिफ्लेक्ट होगी, बाद में यही क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। कह दो आया? तो F डैश इज इक्वल्स टू F C, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, माइनस V, सोर्स स्टेशनरी। सोर्स हाँ ना बोले यार? अगले स्टेप में अब ये ऑब्जर्वर है और सोर्स दूर जा रहा है, F डबल डैश इज इक्वल्स टू F डैश C, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है प्लस 0 और सोर्स दूर जा रहा है प्लस V। पुट करें वैल्यूज, क्या आ जाएगा? F C तो कट जाएगा, ये भी पुट करेंगे तो C माइनस V अपॉन C प्लस V, इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को। यही पूछा है, बहुत ही बेकार क्वेश्चन था। नेक्स्ट, Two trains moving towards each other with same speed. Speed of sound is 340 meter per second. If the pitch of the tone of the whistle of one when heard on the other changes to 9/8 times, then the speed of each train is. बेटा 9/8 टाइम्स हो गई पिच। पिच बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही होती है। पिच बेसिकली क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी है ना, लड़कियों की हाई पिच होती है, हाई फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि 9/8 टाइम्स हो जा रही है फ्रीक्वेंसी, तो बताना क्या है? वेलोसिटी पूछा क्या है? Frequency of reflected wave. नहीं बेटा, स्पीड ऑफ ईच ट्रेन पूछी गई है मेरे से, है ना। और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, दोनों V से एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, है ना, जैसे लड़ने वाली हैं आके। बड़ी अच्छी बात। F डैश इज इक्वल्स टू F C प्लस V माइनस V, क्योंकि ऑब्जर्वर पास आ रहा है, सोर्स भी पास आ रहा है, दोनों कारण से बड़ी। और कह रहे हैं ये 9/8 F है। यार अब ये मत कहना है मेरे को करके दिखाओ, V मेरे को पूछा गया है, C मेरे को गिवन है, ठीक है, हो गया। तो ये हो गए मेरे सब्जेक्टिव के H1 से H5। आइए ऑब्जेक्टिव के भी देख लेते हैं, H1 से जो भी क्वेश्चन हैं H6 तक। हाँ, क्वेश्चन 1, A source and an observer are at rest with respect to ground. Which of the following quantities will remain same if wind blows from source to observer? बेटा अगर विंड ब्लो कर रही है सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, तो कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी? बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है। एक सेकंड में उसने कितने वाइब्रेशंस देने, कितनी वेव्स जनरेट करनी है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो हवा चलने से चेंज नहीं होगा, है ना। टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं तो टाइम पीरियड नहीं हुआ। स्पीड ऑफ साउंड वो चेंज हो जाती है, C प्लस V हो जाएगी या C माइनस V, डिपेंडिंग अपॉन कि विंड उसके डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले अगर विंड नहीं थी तो C लेंथ में F वेव्स थी,
सुनो ध्यान से, अगर मान लो इधर को विंड है और साउंड भी इधर को जा रही है ना, अब पहले सी लेंथ में एफ वेव्स आनी थी, विंड नहीं थी, अब सी प्लस वी में एफ वेव्स आएंगी। अरे कह दो आ गया यार, नहीं आया कि अगर विंड ब्लो कर रही तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सी प्लस वी। मान लो विंड की वेलोसिटी वी है, अरे हाँ ना बोलो यार, तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो क्या चीज चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। नेक्स्ट, Which of the following does not affect the apparent frequency in Doppler effect? बेटा डॉपलर इफेक्ट में होता क्या, एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी 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 ओ वी एस, जो कि एबीसी ऑप्शन में दे रखे हैं। बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे और सोर्स की वेलोसिटी पे, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। डिस्टेंस पे डिपेंड, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। हाँ ना बोले। नेक्स्ट, An engine driver moving towards a wall with velocity 50 meter per second emits a note of frequency 1.2 kilohertz. The frequency of note after reflection from the wall as heard by the engine driver when speed of sound in air is 350 meter per second is. अब तो यार ये डायरेक्टली कह दो कि यार ये इसको वॉल को हटाओ बीच में से, ये भी 50 से आ रहा है और ये भी 50 से, कह दो आ गया समझ में यार। हाँ ना तो बोल दो यार। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ विच इज 1.2, वेलोसिटी ऑफ साउंड विच इज 350। क्या आप ये बात समझ गए? यही सोर्स है और यही ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर पास आ रहा है इसलिए बढ़ेगी, सोर्स पास आ रहा है इसलिए बढ़ेगी। कह दो आ गया समझ में यार। तो ये हो जाएगा 400/300 4/3। क्या ये बात समझ में आ सकती है? हाँ ना बोले यार। 1.6। नेक्स्ट, Source and observer both start moving simultaneously from origin, one along x-axis and the other along y-axis, with speed of source equal to twice the speed of observer. The graph between the apparent frequency and dash observed by the observer. बेटा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? क्योंकि बेटा हमेशा वो v इंटू टी उसने ट्रेवल किया होगा, उसने 2vt ट्रेवल किया होगा, हमेशा ये एंगल कांस्टेंट आने वाला है। tan थीटा हमेशा ही 2 आने वाला है। ये 2v से जा रहा है, ये v से जा रहा है, हमेशा एंगल वही रहेंगे। अगर एंगल वही रहने वाले हैं, जो कि अभी मेरे से आते ही सोनू ने पूछा था, इस कंडीशन में एंगल चेंज नहीं होंगे, हमेशा tan थीटा 2 ही आएगा। हर टाइम पे इसने 2vt ट्रेवल किया होगा, इसने vt ट्रेवल किया होगा। क्या ये बात समझ में आ सकती है? नहीं आ सकती है? तो बेटा अगर एंगल वही है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और सोर्स की वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स वो वही की वही है। और एफ डैश इक्वल्स टू एफ सी सी VOVS में VOVS की जगह क्या जाती है, ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी वो आती है जो कंपोनेंट होते हैं लाइन जॉइनिंग के अलोंग, जो कि सेम आएंगे। जो कि कह दो आ गया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ ना बोले। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में बेटा ये कह रहे हैं ये इंजन एक घूम रहा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है इस जगह पे। बताना है कि इसको मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देंगी। यहाँ A है, ये C है, ये B है। यहाँ से जो नोट एमिट होगा बेटा, यहाँ पे ये इसके पास में आ रहा है, यहाँ पर ये दूर जा रहा है ना, ये कम, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे उसकी तरफ को बिल्कुल भी कोई कंपोनेंट नहीं है तो वही रहेगी। तो यहाँ से जो नोट आएगा वो मैक्सिमम आएगा और यहाँ से जो नोट आएगा वो मिनिमम आएगा और यहाँ पे बीच का हो जाएगा। कह दो आ गया। तो ए से अगर न्यू1 सुनने को मिल रहा है तो न्यू1 सबसे ज्यादा होगा, न्यू2 सबसे कम होगा, न्यू3 बीच का। दैट इज ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं? चलिए आइए फिर क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। ये डॉपलर का काफी ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 39 पेज नंबर 143। In the figure shown, an observer O1 floats static on water surface with ears in air, while another observer O2 is moving upward with constant velocity v1 is equals to v by 5 in water. The source moves down with constant velocity vs is equals to v by 5 and emits sound of frequency f. The velocity of sound in air is v and that in water is 4v for the situation shown in the figure. अच्छा, ये v है इसकी वेलोसिटी और यहाँ पर साउंड की वेलोसिटी है 4v। पानी में कह रहे हैं, पानी में साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये आ रहा है v/5 से नीचे, कितने से आ रहा है? v/5 से आ रहा है और ये सोर्स है। अच्छा देखो, O1 पे फ्रीक्वेंसी क्या रिसीव होगी, O2 पे फ्रीक्वेंसी क्या रिसीव होगी, दो बातें हैं।
और O1 को क्या वेवलेंथ दिखाई देगी और O2 को क्या वेवलेंथ दिखाई देगी, ये दो बातें और हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की चर्चा है, आइए फटाफट से देखते हैं, है ना। ये वो कंडीशन हो गई कि ऑब्जर्वर और सोर्स अलग अलग मीडियम में, है ना। ये मतलब यही एक वैरायटी रह गई थी जो मेरे को आपको डिस्कस करनी थी। आइए इसको भी देख लेते हैं, ख़त्म करते हैं। पहली बात, O1 को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, सेम मीडियम में, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी वी, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स पास में आ रहा है, क्या दो आ गया यार, ये 4v/5 हो जाएगा, 5f/4, हाँ ना बोले यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ गया है समझ में। अच्छा, अगर मैं कहूं कि O1 बिल्कुल जस्ट यहां होता वाटर सरफेस, तो आंसर सेम होता अलग होता? तब भी सेम होता, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पानी में होगा तो फिर डिफरेंट हो जाएगा, पानी में होगा तो फिर, अच्छा इसको वेवलेंथ क्या ऑब्जर्व क्या करेगा ये वेवलेंथ? देखो वेवलेंथ के लिए मैं कह सकता हूं बेटा, पहले v लेंथ में f वेव्स थी, अब v माइनस v/5 में f वेव्स हैं, v माइनस v/5 में f वेव्स हैं। f वेव्स इतनी लेंथ में हो गई क्योंकि ये v/5 से नीचे आ रहा है। अरे बोलो आया, पहले v लेंथ में f वेव्स आनी थी लेकिन अब v माइनस v/5 में आएंगी। 4v/5 लेंथ में f वेव्स हैं, तो 1 वेव पल्स कितनी लेंथ में आएगी, 4v/5f। क्या दो आ गया समझ में यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे यार ये समझ में आ गया, अक्षय बेटा समझ में आ गया, हाँ राजन आपको नहीं आया समझ में, कृष्ण आपको नहीं आ रहा है, आगे जागते रहेंगे बेटा, है ना। अब देखो यहां पर क्या है, अब बात करिए O2 को क्या वेवलेंथ रिसीव होगी। बेटा क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि O2 पे डायरेक्टली 4 टाइम्स हो जाएगी? ये देखो ये एक वेव पल्स है जो यहां पहुंची, ये t टाइम में ये वाला एंड vt ट्रेवल करेगा और उतने ही टाइम में ये वाला जो एंड है वो 4vt ट्रेवल कर लेगा। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं आया समझ में। ये वेव पल्स पहुंची, अब ये तो आगे भागने लग गया 4v से, ये v से भाग रहा है, ये vt ट्रेवल करके यहां तक पहुंचा और वो 4vt ट्रेवल करके आ गया, तो वेवलेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको जो वेवलेंथ रिसीव होगी दैट विल बी 16v/5f। नहीं आया समझ में, नहीं आया, नो सर, कौन है? हाँ बेटा देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि बेटा ऊपर जो वेलोसिटी है ना वो v है, ऊपर अगर वेलोसिटी v है तो ये वाला जो एंड है, अभी ये तो एयर में ये v से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये वाला एंड जो पानी में पहुंच गया ये 4v से करने लग जाएगा। जब ये v इंटू टी ट्रेवल करके यहां पे पहुंचेगा ये वाला एंड, तो बेटा उस टाइम तक ये तो 4vt ट्रेवल करके यहां पे आ जाएगा। उस टाइम तक इसने 4vt ट्रेवल कर लिया, मतलब इसकी जो वेवलेंथ है वो vt और इसकी 4vt है, 4 टाइम्स हो गई ये वेवलेंथ, पल्ले पड़ गया है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो इसको वेवलेंथ क्या ऑब्जर्व होगी, इसको वेवलेंथ ये ऑब्जर्व होगी, कह दो आ गया समझ में यार। अब अगली बात, इसको फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व होगी, यही लास्ट पार्ट है, यही लास्ट पार्ट है। प्लीज मेरी बात सुनेंगे दोस्त, नोरबू है ना, सब लोग इधर देखेंगे बेटा, हेलो मेरे दोस्त इधर देखें, सुजित बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, O1 पे, O1 मान लो सरफेस पे, उस पे क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी वो तो समझ में आ गया या नहीं आया? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी वी, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स पास में आ रहा है v/5 से, ये हो गई एफ डैश। ये क्या हो गई? अब बेटा जो इस पे फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में पड़ेगी, क्या वही रिफ्रैक्ट नहीं होगी अंदर 1 सेकंड में? क्या रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? पतली रस्सी मोटी रस्सी तो क्या उतनी बार ऑसिलेट करती है, कम बार करती है, ज्यादा बार करती है? उतनी ही बार करती है। एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है लेकिन ऑसिलेट तो उतनी ही बार करती है। बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, अब यहां पे 4v वेलोसिटी हो चुकी है, जितनी फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करेगा उतनी ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी अंदर, एफ डैश जितनी आएंगी उतनी ही एफ डैश आगे निकलेंगी। तो अब ये सोर्स हो गया है और ये ऑब्जर्वर हो गया है ना। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू एफ डैश वी 4v और ऑब्जर्वर पास में आ रहा है v/5 से और सोर्स स्टेशनरी है। क्या दो आ गया समझ में यार? बस एफ डैश यहां पे पुट करना है, काम खत्म हो गया। ये मैंने किया जुगाड़ से, अगर कॉन्सेप्चुअली भी करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये जुगाड़ बेस्ट जुगाड़ हो सकता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगना है, फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ये बेस्ट मेथड है अगर आप समझ ले तो। एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स पास में है इसलिए -v/5। जितनी फ्रीक्वेंसी इस पे फॉल करेगी उतनी ही अंदर पास हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब ये सोर्स हो गया,
ये ऑब्जर्वर हो गया। एफ डबल डैश इसको अगर सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी तो हो जाएगी एफ डैश 4v क्योंकि साउंड की वेलोसिटी 4v है ना, और ऑब्जर्वर v/5 से पास आ रहा है। क्या मैं आंसर निकालूं? आइए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये तो बन गया था ये कितना बन जाएगा 5f/4, हाँ ना बोले, एफ डैश, और ये क्या है बेटा 5 4 20 21 v बाय ये 20 हो जाएगा, हाँ ना बोले। चलिए 5 × 4 × v लिख देते हैं, सॉरी v गया 5 गया 21/16f 21/16f ये हो गई जो फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करेगा, है ना। और इसको क्या रिसीव होगी ओवन को, ये तो बकवास है, मतलब इससे तो बेकार क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। ओवन तो बेटा सेम मीडियम में था। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप प्लीज मेरी बात सुने। पहले अगर मैं कॉन्सेप्चुअली चलूं, मैं बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं, है ना, मतलब मैं बिल्कुल डेरिवेशन के हिसाब से चलूं कि मतलब मेरे को कुछ नहीं मालूम है दो मीडियम के बारे में और मेरे को सोचना है ये नया क्वेश्चन है, बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि इससे ना ऊपर ना कोई क्वेश्चन बनना नहीं है, ये मैक्स है। v माइनस v/5 दैट इज 4v/5 लेंथ में एफ वेव्स है, ऊपर v माइनस v/5 में एफ वेव्स है। क्या ये बात समझ में आ गई? नीचे 16v/5 में एफ वेव्स हो जाएंगे। यार कह दो आगे यार, वेवलेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी ना यार, वही नंबर ऑफ वेव्स 4 टाइम्स डिस्टेंस में आएंगी नीचे। कह दो आगे, जो 4v/5 में हो रहा है वो नीचे 16v/5 में होगा। कह दो आगे यार, क्योंकि जब ये v × t ट्रेवल करेगा तो नीचे 4vt ट्रेवल होगा। जितनी वेवलेंथ x लेंथ में उतनी ही वेवलेंथ 4x लेंथ में आने लग जाएंगे नीचे। कह दो आगे, वही f पल्सेस नीचे 16v/5 में आएंगे। कह दो आगे, समझ में आ रहा है? तो 1 लेंथ में कितनी आएंगी f अपॉन 16v/5, ये 1 लेंथ में नीचे हिसाब किताब है। और इसने कितनी लेंथ की कलेक्ट करनी है 4v प्लस v/5 लेंथ की, इसने कलेक्ट करनी है 4v प्लस v/5 लेंथ की, दैट इज 21v/5 लेंथ की इसने वेव्स कलेक्ट करनी। तो 1 लेंथ में इतनी है, तो 5f/16v इंटू 21v/5, ये v गया 5 गया 21f/16। अरे भाई क्या दो आ गया, हाँ ना बोलेंगे? समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा सुन लेंगे।